नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। यूएन में शांति बहाली के प्रयासों की विडंबना। दैनिक भास्कर। सरकार में किसी भी स्तर पर फाइलें क्यों अटकनी चाहिए? सुशासन सुधांश। वृद्धि को सहारा देता सार्वजनिक व्यय। बिजनेस स्टैंडर्ड। नाहक विरोध जनसत्ता। स्वास्थ्य क्रांति का आधार राष्ट्रीय सहारा। नागरिकता की बिक्री। हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। यूएन में शांति बहाली के प्रयासों की विडंबना। दैनिक भास्कर। दुनिया के कई इलाकों में धमाकों से बर्बादी के बाद अब बड़ी ताक यूएनओ के प्रस्ताव दर प्रस्ताव बहाली की कोशिश कर रही है। गाजा फिलियों को निकाल वहां एक तटीय रिपोर्ट बनाने के मंसूबे के बाद रूस द्वारा जंग में हड़पे यूक्रेन भूभाग से खनिज तेल के इरादे तक अमेरिका ने नैतिकता, शालीनता और नेतृत्वशीलता केतकों को ताक पर रखा। इसका असर यह रहा कि पहली बार अमेरिका को बहुआयामी चुनौती देने की तैयारियां स्पष्ट होने लगीं, जो अमेरिका पर से हमलावर बताकर में वोट करता था, नए राष्ट्रपति के काल में ठीक उसके खिलाफ वोट करने लगा। लिहाजा तमाम देश अब अमेरिका को श्रेष्ठ मानने से बचने लगे हैं। तभी तो अमेरिका की जगह यूक्रेन का शांति बहाली का प्रस्ताव यूएनजीए में 93 से 1865 अनुपस्थिति से पारित हो गया। दोनों शांति प्रस्तावों में फर्क यह था कि अमेरिका के प्रस्ताव में इस बार रूस को हमलावर नहीं बताया गया था। जब फ्रांस के कहने पर अमेरिका प्रस्ताव में रूस को आक्रमणकर्ता बताने वाला वाक्य जोड़ा गया तो प्रस्ताव 93-873 अनुपस्थिति मतों से पारित हुआ। क्या ट्रंप का यूक्रेन को हमलावर एवं जेलेंस्की को कॉमेडियन बताना सही था? क्या कनाडा को अमेरिका का राज्य बनाने, डेनमार्क से ग्रीनलैंड झटकने और पनामा पर आग जमाने का मंसूबा जायज है? तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति को भरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को बीच में टोककर दुरुस्त करना पड़ा। सरकार में किसी भी स्तर पर फाइलें क्यों अटकनी चाहिए? सुशासन सुधांश। राजस्थान के मुख्य सचिव। हाल ही में हुए देश के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए P2G2 यानी प्रोपीपुल प्रोएक्टिव का उल्लेख किया। प्रोपीपुल का मतलब तो जन कल्याणकारी होता है, लेकिन यहाँ प्रोएक्टिव का अर्थ सिर्फ सक्रिय होना नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ सक्रिय होना है। गुड गवर्नेंस चाणक्य के काल में ही था और समूचा शासन इसी पर आधारित था। उनके समय में ही जनित ही सर्वोपरि था। असल में गुड गवर्नेंस वही है जो पारदर्शी, उत्तरदायी और दक्ष हो, जो सहभागी, नैतिक और समानता से परिपूर्ण हो। गुड गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि इन सरकार की नीतियों में ही नहीं, उनके रोजमर्रा के कामकाज में भी इन मूल्यों का अनुसरण हो। प्रधानमंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं कि सरदार पटेल इस मॉडल के बहुत बड़े परोपकार थे। राज्यकाज का काम ई फाइलिंग पर करने का राजस्थान मॉडल बाकी राज्यों में भी अपनाया जा सकता है। सरकार में किसी भी स्तर पर कोई फाइल बिना किसी कारण के अटकनी ही क्यों चाहिए? टाल मटोल की प्रकृति अधिकारियों के पद और प्रभाव के दुरुपयोग को जन्म दे सकती है। जो काम मिनटों में हो सकता है उसके लिए दिनों का समय देना और काम जो दिनों में हो सकता है उसके लिए सप्ताहों का समय देना अच्छे वर्क कल्चर की निशानी नहीं है। वृद्धि को सहारा देता सार्वजनिक व्यय। बिजनेस स्टैंडर्ड। किसी देश की दीर्घकालिक वृद्धि और विकास पर इस बात का बड़ा असर होता है कि वह अपने वित्त को कैसे संभालता है। भारत फिलहाल विकास के जिस दौरे में है वहाँ सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे समेत विभिन्न पक्षों में सरकारी सहायता आवश्यक है, किंतु बजट की किल्लत है और सरकार को दूसरी जरूरतें भी पूरी करनी है। इनमें उसके लिए कामकाज का खर्च भी शामिल है और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह भी जरूरी है कि बजट संतुलन हो और अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सरकार उधारी पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हो। इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के हालिया मासिक बुलेटिन में उसके अर्थशास्त्रियों का नया शोध आलेख उल्लेखनीय है। इस आलेख 1991 से अब तक केंद्र तथा राज्य सरकार पर सरकारी व्यय की गुणवत्ता मापी गई है और बताया गया है कि इसमें कितना अधिक सुधार हुआ है। हाल के वर्षों में व्यय की गुणवत्ता तो सुधरी है, मगर राजकोषीय प्रबंधन पर चिंता होने लगी है, जिसे दूर करना जरूरी है। मसलन सरकार पर ऋण अधिक है, ऐसे में पूंजीगत व्यय की रफ्तार बनाए रखने के लिए सरकार को राजस्व संग्रह बढ़ाना होगा। वस्तु एवं सेवा कर की दरों को ब्याजी बनाना एक तरीका हो सकता है। कई वर्षों तक उच्च पूंजीगत व्यय के बावजूद निजी निवेश सुस्त बना हुआ है। सरकार इन चिंताओं को दूर करे तो कारोबारी भरोसा बढ़ाने के लिहाज से अच्छा होगा। निजी निवेश बढ़ावे से भी सरकारी वित्त पर दबाव कम होगा। अंत में राजनीतिक कारणों से विशेष तौर पर लोकोन्भाव योजनाओं का चलन चिंताजनक है और इससे राजकोषीय बढ़त गंवाने का खतरा है। भारत को यह समस्या दूर करने के लिए व्यापक राजनीतिक सहमति बनाने की जरूरत है। नाहक विरोध जनसत्ता।
तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का इतिहास वर्षों पुराना है। देश को आजादी मिलने से पहले हिंदी विरोधी आंदोलनों को हवा मिलती रही है। यह आंदोलन कभी उग्र तो कभी हिंसक भी हुए हैं। वर्ष 1937 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य किया तो इसका कड़ा विरोध हुआ। उस समय हुए आंदोलन से ही द्रविड़ राजनीति की बुनियादी पड़ी। इसके बाद तो हिंदी विरोध के नाम पर लगातार आंदोलन और अभियान चलाए गए। इसमें 60 के दशक में हुए आंदोलन को याद किया जाता है। यह विरोध तब शांत हुआ जब राजभाषा अधिनियम के संशोधन हुआ, मगर यह दुखद ही है कि हिंदी विरोध का सिलसिला आज भी जारी है। जब भी हिंदी को लेकर कोई चर्चा शुरू होती है, उसका तत्काल विरोध शुरू हो जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने केंद्र पर राज्य में हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीज बोने का आरोप लगाया है। किसी भी अन्य भाषा के हावी नहीं होने देने का अपना रुख जताकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे द्विभाषी नीति से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य क्रांति का आधार राष्ट्रीय सहारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासन में भारतीय लोगों के स्वास्थ्य को लेकर निरंतर कदम उठाते हुए स्वस्थ भारत निर्मित करने के उपक्रम किए हैं। मोदी युग में स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित करते हुए मोटापे से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने का अधिक ध्यान दिया है। मोदी ने मोटापे के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें भारतीयों के खाना पकाने के तेल की अपनी खपत कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 फरवरी को मन की बात में 119वें एपिसोड में हेल्थ का जिक्र करते हुए कहा था, एक फिट और एक स्वस्थ भारत बनने के लिए हमें ओबेसिटी मोटापे की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे की समस्या से परेशान है। बीते साल में मोटापे के मामले दोगुने हो गए, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। नागरिकता की बिक्री। हिंदुस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड निवास परमिट बेचने की अपनी योजना की घोषणा करते हुए एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। यह अमेरिका नागरिकता की बिक्री का प्रस्ताव है, तो जाहिर है कि इसकी कीमत भी ट्रंप ने खूब बढ़ाकर रखी है। अब दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति किसी अमेरिकी कंपनी के निवेश करते हुए $50 लाख या भारतीय मुद्रा में करीब 45 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिकी नागरिकता खरीद सकता है। दुनिया के अनेक देशों में ऐसी योजना है जहां अक्सर दागी या जरूरतमंद अमीर नागरिकता खरीदते हैं। फिलहाल अमेरिका में निवेश करने वालों की ईवी अप्रवासी वीजा के जरिए नागरिकता मिलती है। जब गोल्ड कार्ड योजना B5 की जगह ले लेगी, अमेरिका अपना आर्थिक फायदा देख रहा है। गोल्ड कार्ड के जरिए अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और साथ ही सरकार के खजाने में भी नकदी आएगी। वास्तव में नागरिकता की यह बिक्री रिश्वत की पेशकश है। अपने देश के प्रति कमजोर निष्ठा रखने वाले अमीरों को इसके जरिए अमेरिकी कहलाने का मौका मिलेगा। आर्थिक रूप से ये योजना भले अमेरिका के हित में हो, पर नैतिकता के पैमाने पर इसकी सराहना नहीं की जा सकती। अवैध रूप से यहाँ से गए लोगों की संख्या इससे अलग है। रोजगार की तलाश में भी लोग जा रहे हैं और अच्छे अवसर एवं सुखद जीवन की खोज भी लोगों को विदेश ले जा रही है। हमें भी इस दिशा में कुछ ऐसी योजनाओं पर काम करना चाहिए जिससे भारत भी प्रतिभाओं और अमीरों का खुशनुमा मुकाम बने। भारत में माहौल को और सुधारने व सुखद बनाने में आम लोगों का योगदान भी होना चाहिए। अच्छे लोग ही मिलकर अच्छा देश बनाते हैं, अतः संभावनाओं से भरपूर इस देश में सबकी सकारात्मक भूमिका जरूरी है। धन्यवाद।